नमस्कार। इस श्रृंखला का शीर्षक बहुत ही सोच समझ के रखा गया है, समय से टकराते रचनाकार। मैं एक विनम्र कोशिश इसमें इसका जो पहला भाग है समय, यानी किस समय से टकरा रहे हैं, और निश्चित रूप से समय बहुत तेजी के साथ में बदल रहा है। एक अंधेरा समय, एक अनिश्चितता का समय, और जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये समय किस तरफ करवट ले रहा है, किस तरफ जा रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको समझने की एक विनम्र सी कोशिश मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। बहुत ही मोटे तौर पर कहें, अगर कुछ रुझानों को हम छाटें तो ये लोकतंत्र के कमजोर होने का समय है और तानाशाहियों के मजबूत होने का समय है। न सिर्फ भारत में, दक्षिण एशिया में, मिडिल ईस्ट में, बल्कि अमेरिका और यूरोप में भी। और जहां पर यह नहीं सोचा गया था कि लोकतंत्र कभी कमजोर होगा, वहां पर भी। अगर चारों तरफ हम देखें तो जिनको हम लोकतांत्रिक संस्थाएं कहते हैं, जिसमें संसद है, न्यायपालिका है, एक तरीके से एक स्वतंत्र मीडिया भी उसमें शामिल है, स्वतंत्र प्रेस भी उसमें शामिल है, और बहुत सारे उसके बीच की बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, जिससे एक व्यापक ढांचा लोकतंत्र का बनता है। क्योंकि लोकतंत्र कार्रवाई पर आधारित प्रोसीजरल एक इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे उसके इंस्टीट्यूशन मिलकर लोकतंत्र को बनाते हैं। इसमें से बहुत सारी संस्थाओं को तो नव उदारवाद के समय में, यानी जिसको भूमंडलीकरण के नाम पर पहले बेचा गया था, अब उस नव उदारवाद को राष्ट्रवाद के नाम पर जो है वो लोकप्रिय बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उस नव उदारवाद ने ही लोकतंत्र की बहुत सारी संस्थाओं को कमजोर कर दिया था। लेकिन अगर देखें तो आज बहुत सारे देश जो हैं, वहाँ से चुनाव वाला लोकतंत्र जो है वो खत्म हो गया है, और जहाँ पर बचा हुआ है वहाँ पे लोकतांत्रिक संस्थाएं खत्म हो गई हैं। और लगातार ये सर्वेक्षण आ रहे हैं कि युवाओं में लोकतंत्र के प्रति रुझान में कमी आई है, और लोकतंत्र के प्रति जो आस्था है, जो विश्वास है, उसमें लगातार कमी आई है। और भी जो इंडिकेटर होते हैं लोकतंत्र के, उनमें लगातार कमी आ रही है। यहाँ पर मुझे याद आता है कि करीब 1.5 साल पहले रायपुर में आदरणीय प्रभाकर चौबे जी की स्मृति में एक व्याख्यान माला आयोजित हुई थी, जिसमें मुझे बोलने का अवसर मिला था। उसमें भी हम लोगों ने कुछ बात की थी, ललित भैया थे और भी हमारे प्रगतिशील लेखक संघ के साथी थे, कि लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं उसमें नव उदारवाद, टेक्नोलॉजी, खासतौर पे डिजिटल टेक्नोलॉजी, लोक लुभावनवाद, ये सब बातें हैं। और वहां पर यह बात भी उभर के आई थी कि जिसको हम उदारवादी लोकतंत्र कहते हैं, उसके 2 हिस्से हैं, उदारवाद और लोकतंत्र। लोकतंत्र जो है उसका मतलब ये होता है, आमतौर पे एक आम लोग जो समझते हैं कि चुनाव होना ही लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र जो है वो एक संस्था, एक नियामक या कहना चाहिए मूल्य संबंधी ढांचा है। लोकतंत्र के कुछ उसूल होते हैं। अगर वो उसूल नहीं है, अगर नागरिकता का उसूल नहीं है, स्वतंत्रता का उसूल नहीं है, सभी को नागरिक अधिकारों होने का उसूल नहीं है, एक नागरिक के राज सत्ता के खिलाफ खड़े हो जाने का, और अगर वो नागरिक सही है तो उसके संरक्षण का अगर उसूल नहीं है, तो वो लोकतंत्र नहीं है। लेकिन हम एक नई संगठना हमने दुनिया भर में देखी है कि उदारवाद गायब हो गया, और चुनाव के जरिए वो लोकतंत्र को सामने ये कहा जाता है कि ये लोकतंत्र है, लेकिन वो लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वो लोकतंत्र का एक दिखावा जरूर है। और हमने ये भी देखा था कि जो दुनिया भर में एक और रुझान है बहुत जगहों पर, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है, कि बहुसंख्यकवादी लोकतंत्र। लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र किसी भी अस्मिता पे आधारित नहीं हो सकता। हमने उस समय भी बात की थी कि कोई ठाकुर लोकतंत्र, कोई ब्राह्मण लोकतंत्र, कोई साहू लोकतंत्र, जाट लोकतंत्र नहीं हो सकता। लोकतंत्र कोई हिंदू लोकतंत्र, मुसलमान लोकतंत्र या ईसाई लोकतंत्र नहीं हो सकता। दुनिया में कभी नहीं हुआ है। अगर इसके नाम पर लोकतंत्र बनेंगे तो वो बहुत जल्दी तानाशाहियों में बदल जाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो है नागरिक की स्वतंत्रता, नागरिकों की कम से कम एक वास्तविक समानता, नागरिकों की एक औपचारिक समानता, यानी कानून के सामने समानता। और ये नागरिकता की अवधारणा
मनुष्यता की अवधारणा से निकली है, मनुष्यता की जो दार्शनिक बहसें थी उसकी अवधारणाओं से निकली है। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये अनुदारवादी लोकतंत्र और बहुसंख्यकवादी लोकतंत्र ये इसका एक रुझान है, और इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लेकिन इससे भी जो बड़ा खतरा है कि लोकतंत्र, अगर सारी दुनिया में लोकतंत्र पे अगर के कमजोर होने का रुझान है, तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है, सबसे बड़ी वजह जो है, वो ये है कि जिस पूंजीवाद ने लोकतंत्र को संभव किया था, जिसने मुमकिन बनाया था, और पूंजीवाद के कारण ही लोकतंत्र आया था, उस पूंजीवाद और लोकतंत्र का संबंध विच्छेद हो रहा है। और ये संबंध विच्छेद होना शुरू हो चुका है कहीं पे, लेकिन पूरी तरीके से वो संबंध विच्छेद नहीं हुआ है। इसलिए बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि शायद, जैसे पहले कहा गया था कि उत्तर आधुनिकतावाद, यानी आधुनिकतावाद है भी, आधुनिकता है भी और नहीं भी है, कमजोर हो गई है। तो उत्तर लोकतंत्र लोग कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि लोकतंत्र है भी और नहीं भी है। अब जैसे हम भारत को ही लें कि अगर आप कहेंगे कि संविधान है तो कहेंगे कि हाँ है, लेकिन संविधान क्या पूरी तरीके से काम कर रहा है, तो आप पाएंगे कि नहीं कर रहा है। जो बहुत सारे जो नागरिकों के अधिकार हैं, यानी जो संविधान सम्मत चीज़ें हैं, वो नहीं हैं, और उसका जो है काम करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। और काम करना ही लगातार मुश्किल नहीं होता जा रहा है, बहुत सारे जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ गई है कि उनको इस बात से समस्या भी नहीं है। अगर हम ये कहें कि कभी संविधान काम नहीं कर रहा है लेकिन लोगों को उससे समस्या है, तो भी हम मानेंगे कि वो संविधान के प्रति एक भावना बनी हुई है। तो एक प्रकार से हम उत्तर लोकतांत्रिक युग जो है, ये पूंजीवाद और लोकतंत्र के संबंधों के कमजोर होने का युग भी है। यहाँ पर मैं अजय आठले, जो साथी हमें अभी हमसे अचानक विदा हुए और एक बड़ा सभी साथियों के बीच अविश्वास का माहौल भी रहा, अजय आठले के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख की मैं याद करना चाहूँगा। उन्होंने लिखा था कि ज्ञानोदय से जो हमने हासिल किया था वो बाजारोदय में गंवा दिया। ज्ञानोदय से उनका कहना मतलब था कि जब आधुनिकता, जिसको इंग्लिश में एनलाइटनमेंट कहते हैं, एनलाइटनमेंट से ही आधुनिकता जो है पुनर्जागरण के बाद वो स्थापित हुई थी। और बहुत सारे आधुनिकता के मूल्य जो हैं, जिसमें लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा मूल्य और लोकतंत्र की जो और उदारवाद के मूल्य, यानी सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्य, नागरिक अधिकार के मूल्य, वो ज्ञानोदय से निकले थे। वो मूल्य जो हैं, अजय आठले ने उसको बड़ी बारीकी से पकड़ा कि किस तरीके से बाजार ने, नव उदारवादों ने उन मूल्यों को करीब करीब खोखला कर दिया। तो यहाँ पर मैं इस बात को, अजय की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि आज हमारे समय का सबसे बड़ा संकट ये है कि जो दो सक्रिय यूटोपिया थे, यूटोपिया मतलब शायद उसको एक कल्पना लोक या कल्पनावाद भी कह सकते हैं। तो दो जो सक्रिय यूटोपिया थे, एक सक्रिय यूटोपिया था पूंजीवाद का उदारवादी लोकतंत्र के रूप में, और दूसरा सक्रिय यूटोपिया था समाजवाद का। समाजवाद का सक्रिय यूटोपिया जो था वो एक प्रकार से पूंजीवाद के सक्रिय यूटोपिया के संकटग्रस्त होने से पहले ही वो थोड़ा सा संकटग्रस्त हो गया था। और ये एक विडंबना है, क्योंकि जो समाजवाद को जो शिकायत थी पूंजीवाद से, जो कार्ल मार्क्स के समाजवाद को जो शिकायत थी, वो ये थी कि पूंजीवाद में आर्थिक लोकतंत्र नहीं है। दूसरी बात है कि जो लोकतांत्रिक जो औपचारिक समानता है, वो वास्तविक समानता नहीं है, और वो प्रतिनिधियों पर आधारित है। और वो जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र से शोषण को नहीं रोका जा सकता। और इसके आगे कल्पना थी कि एक संसदीय लोकतंत्र से आगे एक सीधे प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित होगा, और जो है वो ज्यादा समाज जो है वो लोकतंत्र की तरफ बढ़ेगा। लेकिन ये इतिहास की विडंबना है, इस लंबी कहानी में मैं नहीं जाऊंगा भी, कि समाजवाद दुनिया में ऐसे देशों में कायम हुआ जहां पे पूंजीवाद ही विकसित नहीं हो पाया था, और अंततः समाजवाद जो है वो बहुत ही अच्छी शुरुआत के बाद भी अंततः वो राजकीय पूंजीवाद में बदल गया। ऐसा नहीं है कि इस राजकीय पूंजीवाद के रूप में समाजवाद की उपलब्धियां नहीं थी, बहुत उपलब्धियां थी।
एक लोगों को आर्थिक सुरक्षा देना, बहुत तरह की समानताएं, स्त्री पुरुष के बीच में समानता जिसमें शामिल है उनको कायम करना, बहुत सारी उम्मीदें जगाना। और उसका ही असर था कि 1929 की महामंदी के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध से होते हुए पूंजीवादी दुनिया को भी कल्याणकारी राज्य की तरफ जाना पड़ा, यानी उसको अपने पूंजीवाद की निजी मॉडल में राजकीय पूंजीवाद की तत्व को जोड़ना पड़ा। लेकिन अंततः जो राजकीय पूंजीवाद का जो मॉडल था उसके यूरोपिया में लोकतंत्र का ना होना, यानी विकसित लोकतंत्र का होना तो ये था कि वो पूंजीवादी लोकतंत्र से आगे का लोकतंत्र होना चाहिए था, लेकिन वो लोकतंत्र नहीं हो पाया और इसलिए उस यूटोपिया बहुत जल्दी जो है उसका असर खत्म हो गया। अब दूसरा जो यूटोपिया था उदारवादी लोकतंत्र का यूटोपिया, इसका भी असर हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से लगातार कम हो रहा है। और इस यूटोपिया की जगह भरने के लिए या तो जिसको हम पॉपुलिज्म कहते हैं, लोक लुभावनवाद कहते हैं, या फिर जो है वो जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म है, जो है संकीर्ण राष्ट्रवाद है, अंध राष्ट्रवाद है, ये उसकी जगह उन यूटोपिया की जगह ले रहा है। और पूंजीवाद का बुनियादी अंतर्विरोध ये है कि उसका मुनाफे पे आधारित है और बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं, लेकिन उनका श्रम का शोषण जो है वो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो अगर हम देखेंगे ऐतिहासिक रूप से पूंजीवाद ने अपने इस संकट से निपटने के लिए सबसे पहले तो उपनिवेशवाद का सहारा लिया। दुनिया में जगह जगह जो है वो उपनिवेश बनाए गए और वहां से जो संपत्ति इकट्ठी हुई, वहां से जो पूंजी इकट्ठी हुई, उससे जो है वो कुछ देश विकसित बने और उन विकसित देशों के मजदूर भी जिसमें शामिल हैं वो उनमें अपेक्षाकृत संपन्नता आई और एक स्थिरता जो है उसमें कायम हुई। और उदारवादी लोकतंत्र के बहुत सारे जो पहलू हैं वो बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर रहे थे। लेकिन उपनिवेशवाद के बाद में फिर हम देखते हैं कि साम्राज्यवाद जो है जिसको उसके जरिए, साम्राज्यवाद के जरिए पूंजीवाद ने अपने संकट को दूर करने का कोशिश की। और विचार के स्तर पर पूंजीवाद ये कहता रहा कि हम स्वतंत्रता के हामी हैं और विविधता के हामी हैं और लोकतंत्र के हामी हैं और हम एक स्वस्थ प्रतियोगिता के हामी हैं। लेकिन जब महामंदियां आती हैं पूंजीवाद के अंदर, और महामंदी जो है वो इस बात की पोल खोलती है, पूंजीवाद के जो असली चेहरा है उसको दिखाती है। तो जब 1929 की महामंदी आई तो 1929 की महामंदी के साथ में ही हम देखते हैं दुनिया भर में कई जगहों पर फांसीवाद आया और अंततः पूंजीवाद इस महामंदी से नहीं निकल सकता था, लेकिन वो राजकीय कल्याणकारी, मैंने अभी कहा था, कल्याणकारी पूंजीवाद के जरिए, यानी राजकीय क्षेत्र में निवेश के जरिए, राजकीय क्षेत्र को मजबूत करने के जरिए वो वहां से संकट से निकला। लेकिन इसके बाद में फिर वो संकट जो है, क्योंकि देखिए पूंजीवाद का संकट ये है कि अगर मैं पूंजीपति हूं तो मैं अपने मजदूर को कम से कम पैसा देना चाहूंगा जिससे मुझे अधिक से अधिक फायदा होगा। ऐसा ही लेकिन दूसरा पूंजीपति भी करेगा, ऐसा ही तीसरा पूंजीपति भी करेगा। लेकिन जब एक बड़ी पिक्चर बनाते हैं तो बड़ी पिक्चर ये बनती है कि मजदूर की जो क्रय शक्ति है वो क्रय शक्ति इतनी नहीं होती, मेरे मजदूर की क्रय शक्ति इतनी नहीं होगी कि वो दूसरे का बनाया हुआ सामान खरीद सके, दूसरे की इतनी नहीं होगी कि वो मेरा सामान खरीद सके। और यहां पर जो है वो लगातार जो है कि पूंजीवाद उत्पादन करता है, उसको खरीदार नहीं मिलते हैं और अधिक उत्पादन का संकट आता है और उसके बाद में फिर मांग में उछाल आता है, फिर वो सप्लाई उसकी ज्यादा हो जाती है और ये जो चक्र है ये चक्र चलता रहता है। और जब ये चक्र एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वो तो वहां पर जिसको हम कह सकते हैं कि वो मंदी आती है, एक बड़ी मंदी का वो शिकार होता है। इसके बाद में पूंजीवाद ने कोशिश की कर्ज के जरिए कि अगर खरीदी क्षमता लोगों की नहीं है तो उनकी खरीदी क्षमता को कृत्रिम रूप से कर्ज देकर बढ़ाया जाए और साथ में ही पूंजीवादी निवेश जो है उसमें भी कर्ज का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन एक समय के बाद में यह भी काम करना बंद कर देता है। तो आप सवाल उठता है कि पूंजीवाद जो है
वो अपने संकट को इसी तरीके से टेक्नोलॉजी के द्वारा, कि जब वो टेक्नोलॉजी आती है तो उस टेक्नोलॉजी के द्वारा पूंजीवाद अपने संकट को कुछ देर के लिए सुलझाता है। लेकिन अब एक टेक्नोलॉजी भी एक नए किस्म का संकट बन गई है। वो संकट पूंजीवाद के लिए इस तरीके से है कि पूंजीवाद अब रोजगार पैदा नहीं कर सकता। पूंजीवाद ने एक और कोशिश की अपने संकट से बचने की, उसका नाम था नव उदारवाद। नव उदारवाद में धीरे धीरे ये एक माहौल बनाया गया कि निजीकरण होना चाहिए, तो सार्वजनिक जो संपत्तियां थी और जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा की सार्वजनिक संपत्तियां भी शामिल थी, उनका ज़्यादा से ज़्यादा निजीकरण किया जाए और बाजार को, जो अजय अटले ने कहा था, बाजारोदय, यानी समाज और राज सत्ता की तमाम चीज़ों को बाजार के हवाले कर दिया जाए। बाजार का नियामक समाज न बने बल्कि समाज का नियामक बाजार बन जाए और वो मुनाफे पे सारी चीज़ें आधारित हो जाए। और इसी का एक और हिस्सा था मुक्त व्यापार, और जिसको भूमंडलीकरण का नाम दिया गया। भूमंडलीकरण दरअसल साम्राज्यवाद का ही एक दूसरा आकर्षक किस्म का नाम था, लेकिन उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण एक काफ़ी जन स्वीकृति भी मिली कि उन लोगों को लगा कि जैसे कोई भूमंडलीकरण हो रहा है। और दुनिया के बाजार को नए तरीके से, दुनिया में, और सिर्फ दुनिया के बाजार को ही नहीं, दुनिया के किसानों की ज़मीन कैसे हड़पा जाए, कंपनी राज कैसे स्थापित किया जाए। कंपनी राज का मतलब यहाँ यह है कि श्रम के कानून हो, चाहे पर्यावरण के कानून हो या टैक्स के कानून हो। जैसे हमारे यहाँ एसीजेड जो बने थे, विशेष क्षेत्र अधिनियम, उसमें जो पूंजीपति हैं वो तमाम तरह की रोक, राज्य की और समाज की रोक टोक से और उससे लगाम से वो बरी हैं। तो इस नव उदारवाद ने एक समय तक पूंजीवाद को संकट से बचाने का काम किया, भूमंडलीकरण ने संकट से बचाने का काम किया। लेकिन उसके बाद वो भी नहीं हो पा रहा है। तो अब पूंजीवाद ने एक अंतिम रूप से, जिसको कि राष्ट्रवाद कहा जा रहा है, और कि यानी जो अस्मिताएं जो हैं, जो प्राइमोर्डियल आइडेंटिटीज़ हैं, यानी जो अस्मिताएं हैं, उन अस्मिताओं के आधार पर, चाहे वो धार्मिक अस्मिता हो, चाहे वो नस्लीय, जैसे अमेरिका के संदर्भ में वो एक श्वेत अस्मिता है। श्वेत अस्मिता के इर्द गिर्द ट्रंप ने अपने लोक लुभावनवाद को खड़ा किया है। और अंततः जो है लोगों को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि भूमंडली, और यहाँ पर देखिए ये बात आती है कि किस तरीके से विमर्श को प्रचार और विज्ञापनों के जरिए और फंडिंग के जरिए प्रभावित किया जाता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भूमंडलीकरण का विमर्श है। सारी दुनिया को जब लग रहा था भूमंडलीकरण है, तो जो देश भूमंडलीकरण की सबसे ज़्यादा बात कर रहा था, उसने संरक्षणात्मक चीज़ें करनी, उसने टैरिफ लगाने चालू कर दिए, सीमा शुल्क लगाने चालू कर दिए, और उसने कहा कि हम भूमंडलीकरण को नहीं मानते। और वो राष्ट्रवाद में, लेकिन यहाँ पर फिर एक बात हमको याद रखना चाहिए कि जैसे भूमंडलीकरण एक मुखौटा था साम्राज्यवाद का, उसी तरीके से जो ये नया राष्ट्रवाद है, मैं इसको राष्ट्रवाद ना कह के, ये दुनिया भर में जो खड़ा हो रहा है, इसको मैं नव राष्ट्रवाद कहना चाहता हूँ। ये नवराष्ट्रवाद भी एक मुखौटा है। इस मुखौटे के पीछे अगर हम जाएंगे तो वही नव उदारवाद हमको दिखाई देगा। और इसलिए जैसे जैसे राष्ट्रवाद की चीखों पुकार बढ़ती जा रही है, जिसको कि हम ओलिगैर्की कहा जाता है, यानी अल्पतंत्र या गुटतंत्र, यानी कुछ पूंजीपतियों का गुटतंत्र। उसमें यह भी नहीं है कि सारे पूंजीपति शामिल हों, कुछ पूंजीपतियों ने अपना गुटतंत्र बनाकर राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रबंधन के जरिए अर्थव्यवस्था पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया है। और ये अमेरिका में भी हो रहा है। यानी नेशनलिस्ट ओलिगैर्की जो है वो, तो ये जो नेशनलिस्ट ओलिगैर्की है, यानी जो अल्पतंत्र या गुटीय तंत्र है, जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि जिसको पहले क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता था, यार पूंजीवाद कहा जाता था, उससे भी आगे की चीज़ है। इसके लिए लोकतंत्र अब शायद बहुत ज़्यादा फायदे की चीज़ नहीं है। और यहाँ पर जो है ये स्थिति पैदा हो गई है कि पूंजीवाद, जिसने स्वयं लोकतंत्र पैदा किया, अब वो खुद लोकतंत्र को लीलने की अवस्था में आ गया है। और इसको एक बहुत बड़ी सहूलियत डिजिटल टेक्नोलॉजी से मिली है, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी के चलते हुआ यह है कि अब सरकार को सेंसरशिप की ज़रूरत नहीं है। वो डिसइंफॉर्मेशन के जरिए
फेक न्यूज के जरिए, सोशल मीडिया को के जरिए लोगों की भावनाओं को और विचारों का नियंत्रण वो स्थापित कर सकती है। दूसरी बात यह है कि जो भूमंडलीकरण के दौरान में जो पूंजीवाद की असफलताएं थी, जिसमें रोजगार की असफलता भी थी, महंगाई की असफलता थी, बहुत तरह तरह की असफलताएं थी, उससे जो पैदा हुआ गुस्सा था, उस गुस्से को अस्मिताओं के गुस्से में बदलने की कोशिश की जा रही है। और एक किस्म की नकारात्मकता, यानी अगर हम देखेंगे कि आज की प्रधान भावनाएं क्या हैं, तो वो प्रधान भावनाएं आजकल की हैं डर, गुस्सा, और उसको कोई किसी ना किसी तरीके से अस्मिताओं की भावनात्मकता के साथ में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर अब मैं अंत में बात ये कहना चाहूँगा कि दुनिया इस मोड़ पे खड़ी है, ये हमारा समय है, और इस समय से हमको ये भी फिर देख लेना चाहिए कि क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता शायद ये हो सकता है कि जिसको पहले बार बार उठाया जाता था कि भाई मानवीय किस्म का पूंजीवाद चाहिए, लेकिन अगर वो मानवीय किस्म का पूंजीवाद वो होगा तो उसको सबसे पहले ये जो ओलिगार्की है, ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं जिनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है, उससे टकराना पड़ेगा। क्योंकि एक बात तो तय है कि बहुत ज़्यादा विषमता जब होती है किसी समाज में, तो वहाँ लोकतंत्र टिकता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि लोक लुभावनवाद जो है, लोक लुभावनवाद का मतलब यह है कि स्वयं जनता, जो संस्थाएं, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता के भले के लिए काम करती हैं, स्वयं जनता उन संस्थाओं के प्रति अधैर्य से भर जाए, चाहे तो किसी नकारात्मक भावना के कारण भर जाए या किसी और कारण से। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है एनकाउंटर। यानी अगर आपको हैदराबाद की याद होगी तो जहाँ पे बलात्कार के आरोपियों को एनकाउंटर कर दिया गया और जनता में के एक बहुत बड़े हिस्से में इसको लेके बड़ी खुशी उसने जताई, तो यहाँ पर यह है कि जनता के बीच में भी एक अधैर्य पैदा किया गया है। और अधैर्य एक पैदा हुआ है क्योंकि लोकतंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है, संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो उनको लगता है कि हमें कोई एक सीधा न्याय चाहिए। और यहाँ पर जो लोकतंत्र की जान है, कानून का राज्य और कानून सम्मत संस्थाएं, वो संस्थाएं भी कमजोर हो रही हैं, जो अंततः पूंजीवाद के फायदे का है। तो या तो एक रिफॉर्म किस्म का कैपिटलिज्म आएगा, और ये नहीं कह सकते कि हो सकता है कि एक रिफॉर्म किस्म के कैपिटलिज्म की एक आखिरी कोशिश भी हो, क्योंकि पूंजीवाद ने अपने आप को बहुत बार जो है वो सुधारा है। और 20वीं सदी का पूंजीवाद जो था वो 19वीं सदी के पूंजीवाद से काफी भिन्न था। तो एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि अंततः जो है दुनिया में तानाशाहियां डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए, और जिसमें जो है वो मनुष्य की जो स्पीसीज कैरेक्टर है उसको भी नियंत्रित करना शामिल है, उसके जरिए दुनिया पर राज करने की कोशिश करें। लेकिन एक और विकल्प है, वो विकल्प हो सकता है कि इसी दौरान अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में और हाल ही के अमेरिका के चुनाव में भी समाजवाद फिर से लोकप्रिय हुआ है। तो जैसे पूंजीवाद ने अपने आप को नवीकृत किया, वो आज भी अगर पूंजीवाद के सामने संकट है तो वो 20वीं सदी के पूंजीवाद से नहीं निकलेगा, उसको 21वीं सदी का एक पूंजीवादी मुहावरा गढ़ना पड़ेगा। तो क्या 21वीं सदी का समाजवादी मुहावरा अगर गढ़ा गया और अपनी पिछली कमजोरियों से और नाकामियों से सबक लेते, तो एक रास्ता ये भी हो सकता है कि दुनिया समाजवाद की तरफ जाए। मित्रों नमस्कार। जुगलबंदी के पिछले अंक में वैचारिकी के विषय पर वरिष्ठ साथी विजय गुप्त, प्रोफेसर उन्वर शुक्ल तथा साथी पथिक तारक के सारगर्भित विचारों को हमने सुना। सोमवार को यानी कार्यक्रम के दूसरे दिन साथी ललित सुरजन ने एक टिप्पणी की थी, और उस टिप्पणी के अंदर जो बिंदु व्यक्त किए गए थे वो बिंदु भी जो है विचारणीय है।
समय से टकराते साहित्यकार। इसके अंदर जो शब्द साहित्यकार प्रयोग किया गया है, यदि हम इसके दायरे को बढ़ाएं तो हम पाएंगे कि यह केवल गद्य अथवा पद्य के सृजनकर्ता ही नहीं है, जिनका सत्ता तथा समाज से अनवरत टकराव संघर्ष आदिकाल से चला आ रहा है, बल्कि रंगमंच, संगीत, कला की विभिन्न विधियों का सत्ता समाज से टकराव आदिकालीन है। आज भी ग्रामीण तथा आदिवासी लोक कथाओं, गीतों तथा नृत्यों में इसकी उपस्थिति हमें मिलती है। यह टकराव हमें 3 रूपों में दिखाई पड़ता है। इसका पहला रूप है, हम सत्ता के साथ टकराव देखते हैं। सत्ता का रूप कैसा भी हो, पर सत्ताधारी वर्ग के विचार हर युग में सत्ताधारी ही हुआ करते हैं। मैं कहना यह चाहता हूँ कि जो वर्ग समाज की सत्ताधारी शक्ति होता है, वही वर्ग समाज की बहुतायत बौद्धिक शक्ति को भी अपने कब्जे में रखने की पूरी कोशिश करता है। चूँकि सत्ता राजनीतिक दांव-पैंच और प्रचार माध्यमों के दम पर आमजन की चिंतन प्रक्रिया को प्रभावित करती है, इसलिए आम लोग उसके असली चरित्र को ठीक से समझ नहीं पाते, जैसा कि हम आज होते देख रहे हैं। पर एक चिंतक, एक साहित्यकार, एक कलाकार सत्ता की इन कारगुजारियों को भली भांति समझता है और अपने माध्यमों से, जिनमें भी वह काम करता है, चाहे साहित्य में काम करे या रंगमंच में काम करे या संगीत में काम करे, अपने माध्यमों से सत्ता की समाज और मानव विरोधी कारगुजारियों की खिलाफत करता है। यह सत्ता के साथ टकराव है, जिसे हमने खुले रूप में 1975 के आपातकाल के दौरान देखा था और आज भी देख रहे हैं। आपातकाल के दौरान फणीश्वरनाथ रेणु ने अपना पद्मश्री सम्मान और कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत ने अपना पद्म भूषण सम्मान लौटाया था। तो इनके साथ ही जो है, आपातकाल के दौरान साहित्यकारों की एक लंबी सूची है। रेणु, नागार्जुन, डॉक्टर रघुवंश कुमार प्रशांत, सुरेंद्र मोहन, अन्य अनेक, जिनका यहाँ नाम लेना समयाभाव कारण संभव नहीं है। ये सब जल की कालकोठरी में बन रहे। मेरे ख्याल से राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बाद यदि सबसे बड़ा कोई हिस्सा था तो वो बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों का ही था, जो जल में बंद था। आज फिर देश एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। संकट बोलिए, परिस्थिति भी नहीं, एक गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। इस बहुलवादी देश को एक हिंदू राष्ट्र के अंदर परिवर्तित करने के लिए अन्य धर्म को मानने वालों के ऊपर अत्याचार की जो मुहिम चली है और उनके खिलाफ एक जो झूठा प्रचार चल रहा है, वह हमें स्तब्ध करके रख रहा है। हमने 2014 में देखा, और इसके पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि साहित्य जगत को हमेशा इसके लिए बहुत गर्व होना चाहिए कि ये जो संकट आज हम देख रहे हैं, पिछले 6 सालों के अंदर हम देख रहे हैं, इसकी पश्चात को एक साहित्यकार ने सबसे पहले देश की जनता को बताने की कोशिश की थी। कन्नड़ लेखक जो साहित्य अकादमी के पुरस्कार से भी अलंकृत थे, यू आर मूर्ति प्रोफेसर,
जिनकी 2014 में निधन भी हो गया जिनका, उन्होंने इस संकट को भांपा था और कहा था कि यदि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं भारत में नहीं रहूँगा। उनकी बहुत लानत मलानत हुई थी, बहुत अपमान उन्हें झेलना पड़ा, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। पर उन्होंने एक बात और कही थी कि यदि ये वर्ग सत्ता में आया तो ये लोगों को कायर बनाएगा। ये दोनों बातें, ये बात जो है हम सच होते देख रहे हैं। इसके खिलाफ हमको लड़ना है और ये बहुत बड़ा टकराव है जो साहित्यकारों ने सामने आकर के आज लिया है सत्ता के साथ। अनेक साहित्यकारों ने अपने पुरस्कार लौटाए और अपमान तथा प्रताड़ना भी झेली। दूसरा टकराव जो साहित्यकार को हर दौर में मूल लेना पड़ता है वह अपनी ही बिरादरी के उन साहित्यकारों के साथ होता है जिन्हें सत्ताधारी वर्ग पुरस्कारों प्रलोभनों के सहारे लोकतांत्रिक, मानवीय, राष्ट्रवादी दिखने के लिए अपने पक्ष में कर लेता है। हम आज की सत्ता के पास देखते हैं ना इनके पास कोई साहित्यकार है, ना इनके पास कोई देशभक्त है, ना इनके पास कोई ऐसा अतीत का नाम भी है जिसको ये सामने ला करके ये कह सकें कि ये हमारा है और उसने देश के लिए कुर्बानी दी। लेकिन इनको ज़रूरत है और आज ये हमारे ही लोगों को हमसे चुराने की कोशिश में है और ये साहित्यकारों की एक बहुत बड़ी लॉबी को चुराने में सफल भी हो रहे हैं। ये जो लोग चोरी कर चुराए जाने के बाद उस पक्ष में जा रहे हैं, यही वो लोग हैं जिनकी तरफ ललित जी ने अपनी टिप्पणी में इशारा किया था। साहित्यकार, कलाकार मूल रूप से मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्यों का पोषक और संरक्षक होता है। इसलिए समाज विरोधी सत्ता के साथ स्वार्थपूर्ति अथवा महज कायरता के कारण जुड़ने वाले बिरादरी के ही साथियों के साथ उसका यह टकराव लाजमी हो जाता है। इसका उदाहरण हमने हाल में तब देखा जब 2015 में साहित्यकारों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत बुजुर्ग कन्नड़ लेखक एम.एम. कलबुर्गी की हत्या तथा देश में हो रही सांप्रदायिक हत्याओं के खिलाफ अपने सम्मान वापस किए तो साहित्यकार, कलाकार, बिरादरी के ही लोग विरोध में खड़े हो गए। ये देखा था हमने। उन्होंने वे सभी झूठ तथा भ्रामक बातों को से आक्रमण किया जो सत्ता ने उन्हें करने के लिए कहा। मुझे एक बार पुनः प्रोफेसर अनंत मूर्ति की याद आ रही है जिन्होंने कहा था यदि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जिनसे लोग कायर बन जाएंगे और हम आज ये होते हुए देख रहे हैं। ये दूसरा टकराव भी हर युग में जारी रहा और आज भी जारी है। तीसरा टकराव मैं साहित्यकारों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों को जिस तीसरे टकराव से युगों से दो चार होना पड़ता है उस पर आता हूँ। वह समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियों, धार्मिक अंधविश्वासों, सांप्रदायिकता तथा रूढ़िवाद के खिलाफ संघर्ष है। और मुझे लगता है इस संघर्ष को सबसे बेहतरीन तरीके से अगर अपने साहित्य में किसी ने उजागर किया तो वो प्रेमचंद थे। उसके बाद हमारे व्यंगकार साथियों में हरिशंकर परसाई को हम याद कर सकते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस पर लिखा है और इस बात को समाज के सामने लाने की कोशिश की है। यदि विगत में प्रेमचंद का साहित्य इसका सबसे अच्छा उदाहरण है तो वर्तमान में एम.एम. कलबुर्गी की हत्या उस चरम स्थिति को उजागर करती है जो समाज में अभिजात्य वर्ग बनाए रखना चाहता है और जिसके खिलाफ हर साहित्यकार को लड़ना होता है। मित्रों, मैं मूलतः एक ट्रेड यूनियन वर्कर हूँ और चीज़ों को व्यक्ति के बजाय सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखता हूँ और उसी दृष्टिकोण से मैंने उन टकरावों का जिक्र किया है जो एक साहित्यकार को जो है साहित्यकार के समक्ष आते हैं और जिन्हें वह झेलता है।
मैंने यथासंभव संक्षिप्त में आपके समक्ष ये बातें रखी हैं। मुझे आशा है कि आपने मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुना होगा और उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ प्रेस इप्टा का साझा समाचार। संवाद सक्रियता की प्रथम साप्ताहिक कड़ी में आज आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील लेखक संघ से मैं परमेश्वर वैष्णव। वैश्विक महामारी कोरोना काल की इस भयावह परिस्थिति में प्रलेस व इप्टा की हमारी इकाइयों के साथियों ने निरंतर सक्रियता बनाए रखी। अंबिकापुर प्रलेस इप्टा इकाई बेहद सक्रिय इकाई है। छत्तीसगढ़ प्रलेस इप्टा के साझा आयोजन यूट्यूब में संचालित हो रहे जुगलबंदी में अंबिकापुर के हमारे साथी वेद प्रकाश अग्रवाल, विजय गुप्त, प्रीतपाल सिंह अरोरा, राजेश मिश्र, डॉक्टर राम कुमार मिश्र, आशा शर्मा, विश्वासी एक्का, डॉक्टर नीरज वर्मा, डॉक्टर नीलाभ कुमार, मृदुला सिंह, अजय तिवारी आदि साथी सम्मिलित हुए। प्रमुख पत्रिका परिकथा में डॉक्टर नीरज वर्मा की कहानी अक्टूबर माह के ताजा अंक में प्रकाशित हुई है। 13 अक्टूबर को अंबिकापुर के स्थानीय विवेकानंद चौक पर प्रलेस इप्टा एप्सो तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, किसान सभा, भगत सिंह अकादमी, AIYE, होली क्रॉस, सेंट जेवियर्स संस्थाओं के साथियों ने मानवाधिकार कार्यकर्ता बरबर राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, अनिल तेलतुंबड़े, स्टेन स्वानी की गिरफ्तारी के विरोध में नारों और पोस्टरों द्वारा प्रदर्शन किया। हमारे वरिष्ठ साथी वेद प्रकाश अग्रवाल व राजेश मिश्र ने सुझाव प्रस्तुत किया है कि समय के साथ टकराते रचनाकार विषय के अलावा आगामी जुगलबंदी में ग्रामीण जीवन की सामाजिक आर्थिक स्थिति व रचनात्मकता के स्वर पर भी विमर्श किया जाना चाहिए। निश्चित ही यह सुझाव विचारणीय व ज्वलंत है। करो, रिहा करो, कार्यकर्ताओं को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मानवाधिकार जिंदाबाद, 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 मानवाधिकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गिरफ्तारियां नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, के आधार पर अवैध गिरफ्तारियां नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, के आधार पर अवैध गिरफ्तारियां नहीं चलेंगी। नागरिक अधिकार जिंदाबाद, 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 नागरिक अधिकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अवैध गिरफ्तारियां बंद करो, बंद करो, बंद करो, गिरफ्तारियां बंद करो। जानलेवा कोरोना काल में रचनात्मक जंग लड़ते हुए हमने अनेक उल्लेखनीय जीत हासिल की है, किंतु इस भयावह काल संघर्ष में हमने अपने महत्वपूर्ण साथी को खोया है। इप्टा प्रलेस के कर्मठ साथी, छत्तीसगढ़ इप्टा के महासचिव, रायगढ़ इप्टा के आधार स्तंभ, प्रतिबद्ध व समर्पित साथी अजय आठले को कोरोना काल ने हमसे छीन लिया। अजय का जाना छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक आंदोलन की सबसे बड़ी अपूर्णीय क्षति है। इप्टा प्रलेस के सभी साथी उनके परिवार के साथ हैं। उनकी स्मृति में जुगलबंदी में 4 अक्टूबर को स्मरण अजय आठले प्रसारित किया गया। रायगढ़ इप्टा के एवं प्रलेस के हमारे अभिन्न साथी उषा आठले, हर्ष सिंह, तिलक पटेल, प्रशांत शर्मा, भरतलाल निषाद आदि साथियों से निरंतर संवाद संपर्क बने हुए हैं। भरतलाल निषाद भी कोरोना प्रभावित हुए थे, पर वे अब स्वस्थ हैं। हमारी महत्वपूर्ण इकाई प्रलेस इप्टा बिलासपुर के वरिष्ठ साथी व छत्तीसगढ़ प्रलेस के महासचिव नथमल शर्मा की श्रीमती विमला शर्मा, जो लगभग 1.5 वर्षों से
किडनी की तकलीफ से डायलिसिस पर हैं, किंतु हाल ही में घर में गिर जाने की वजह से कमर की हड्डी का ऑपरेशन हुआ। अभी वे 15 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद घर आ गए हैं। दोहरी असह्य तकलीफ में दायित्व निभा रहे हमारे साथी नथमल शर्मा जी की मनोदशा को हम भली भांति समझ सकते हैं। हमारा प्रलेस इप्टा परिवार सदैव उनके साथ है। विमला भाभी जी जल्द स्वस्थ हों, ऐसी कामना हम समस्त साथी करते हैं। बिलासपुर प्रलेस के महासचिव शोभित वाजपेयी से हमें खबर मिली कि हमारे वरिष्ठ विचारक व समालोचक सर राजेश्वर सक्सेना जी घुटने के नसों में दर्द की वजह से इन दिनों व्हीलचेयर के सहारे 2 महीने से चल रहे हैं। बिलासपुर इप्टा प्रलेस के साथी उनकी सेवा सुश्रेवा में लगे हुए हैं। जुगलबंदी के आयोजन में बिलासपुर प्रलेस के साथी शितेंद्र नाथ चौधरी, शोभित वाजपेयी, सत्यभामा अवस्थी, हबीब खान, रफीक खान, अशोक शिरोड़े, नमिता घोष, शुक्ला चौधरी, अंजलि शर्मा आदि ने इस कोरोना काल में भी अपनी रचनात्मक भागीदारी जारी रखी है। शुक्ला चौधरी की उपन्यास किताब इश्क प्रकाशित हुई है, जो स्त्रियों पर होने वाले सामंती शोषण एवं कदाचार पर केंद्रित है। छत्तीसगढ़ प्रलेस इप्टा की प्रतिष्ठित रायपुर राजधानी इकाई के वरिष्ठ साथी एवं छत्तीसगढ़ प्रलेस के संरक्षक ललित सुरजन जी की तबीयत इन दिनों ठीक है। दिल्ली में इलाज करा रहे सुरजन जी की तबीयत को लेकर हम सब बेहद चिंतित थे। आगे पूर्णतया स्वस्थ हो जाएं, ऐसी हम सब कामना करते हैं। जुगलबंदी के आयोजन में रायपुर प्रलेस इप्टा से ललित सुरजन, डॉक्टर आलोक वर्मा, संजय श्याम, नंद कुमार कंसारी, अरुण कांत शुक्ल, उर्मिला शुक्ल, अरुण काठोटे, मिनाज असद ने रचनात्मक भागीदारी की। कोरोना काल की वैश्विक त्रासदी के बाद भी हमारी साथी उर्मिला शुक्ल की 2 किताबें अनुज्ञा और नमन प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई हैं। पहली किताब यात्रा उस धरा की जो धरोहर है हमारी, दूसरी किताब बिना ढेवड़ी का घर। उर्मिला शुक्ल के उपन्यास फूलमती और हिजड़े पर रेखा साहू सुधारती ने शोध प्रबंध तैयार किया है। उर्मिला शुक्ल के पति श्री हाल में कोरोना पीड़ित थे। अब उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। वे अस्पताल से घर लौट आए हैं। जगदलपुर प्रलेस इप्टा के साथियों की महत्वपूर्ण भागीदारी जुगलबंदी में रही। मदन आचार्य, जगदीश चंद्र दास, योगेंद्र राठौर, पूनम विश्वकर्मा वासम, उर्मिला आचार्य, गंगोत्री मिश्रा सम्मिलित हुए। इसके अतिरिक्त प्रलेस, जगदलपुर और अनाखर ऑनलाइन पब्लिकेशन के संयुक्त तत्वावधान में प्रेमचंद विरासत विषयक ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किए गए। देश भर से लगभग 600 व्यूअर्स ने इसे लाइक किया। हमारी नई इकाई कुनकुरी जसपुर द्वारा भी प्रेमचंद पर 2 सत्रों में ऑनलाइन संगोष्ठी आयोजित की गई। जुगलबंदी और ऑनलाइन संगोष्ठी में कुनकुरी जसपुर इकाई के साथी शांति प्रसाद भगत, कुसुम माधुरी टोप्पो, मगदली कुजूर, कीर्ति किरण केरकेट्टा, गायत्री आलोक, वर्षा सिंह, हैमिल्टन टोप्पो ने रचनात्मक हिस्सेदारी की। कांकेर बस्तर इकाई ने भी 2 सत्रों में प्रेमचंद के साहित्य पर ऑनलाइन संगोष्ठी की। ऑनलाइन संगोष्ठी और जुगलबंदी के आयोजन में सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर स्वामी राम मंजारे, अनुपम जोफर, शिव सिंह भदौरिया, अभिषेक मानिकपुरी, कंचन तिवारी आदि सम्मिलित हुए। कोरबा इकाई के माणिक विश्वकर्मा नौरंग, दल्ली राजरा इकाई के अरमान अश्क, मदन कुमार, अमित दुबे, खैरागढ़ से डॉक्टर गोरेलाल चंदेल, डॉक्टर जीवन यदु जुगलबंदी में रचनात्मक सम्मिलित हुए। कोरोना काल की विषम परिस्थिति में राजनांदगांव प्रलेस व इप्टा के संरक्षक 101 वर्षीय वरिष्ठतम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैयालाल अग्रवाल जी के निधन से हम सब स्तब्ध हुए। भैया जी का सपना था
कि पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया जाए, पर कोरोना प्रभावित होने से ऐसा न हो सका। 27 सितंबर को यूट्यूब में प्रसारित जुगलबंदी उनकी स्मृति में आयोजित की गई। उनका जुझारूपन हम सबके लिए प्रेरणादायक रहेगा। प्रलेस राजनांदगांव इकाई से जुगलबंदी में थान सिंह वर्मा, पथिक तारक, नलिन श्रीवास्तव ने महत्वपूर्ण हिस्सेदारी की। लॉकडाउन के अवसर पर भी हमारे वरिष्ठ साथी नलिन श्रीवास्तव ने अध्ययन हेतु अनेक किताबें ऑनलाइन से मंगवाई। प्रतिकूल अवस्था में भी अध्ययन जारी रखना सजग साहित्यकार की पहचान है। भिलाई दुर्ग प्रलेस के साथियों ने जुगलबंदी में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। लोक बाबू, रवि श्रीवास्तव, संतोष झांझी, गुलबीर सिंह भाटिया, परमेश्वर वैष्णव, शरद कोकाश, विमल शंकर झा, राजेश श्रीवास्तव, मणिमय मुखर्जी, सुचिता मुखर्जी, डॉक्टर नलिनी श्रीवास्तव, चंद्रशेखर पिल्लई, योगेंद्र शर्मा, डॉक्टर प्रेम कुमार पांडे, छगनलाल सोनी, हेमंत मढ़रिया, संजय मैथिल, अनीता कर्डेकर, मधु भट्टाचार्य, मेनका वर्मा आदि साहित्यकार सम्मिलित हुए। संतोष झांझी कमर दर्द के बावजूद कोरोना काल में 2 किताबों की पांडुलिपि तैयार कर पाईं। प्रथम संस्मरण, द्वितीय लघु कथा की। लोक बाबू जी का उपन्यास ये दंड का अरण्य है महाराज दिसंबर तक प्रकाशित होने की उम्मीद है। एक उनका कहानी संग्रह रचना प्रक्रिया में है। सभी रचनाकारों को बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा ऑनलाइन कविता कहानी पाठ का आयोजन किया गया। इस महती आयोजन में हमारे साथी रायपुर से संजय श्याम, खैरागढ़ से डॉक्टर गोरेलाल चंदेल, डॉक्टर जीवन यदु सम्मिलित हुए। आशा है इसी तरह सभी इकाई भी हमें अपने नवीनतम समाचारों से अवगत कराते रहेंगी। इस समय आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आवश्यक रूप से मास्क पहने और देह की दूरियां बनाकर रखिए। आशा कीजिए कि इस कोरोना संकट से जल्द ही देश को मुक्ति मिलेगी और हम पुनः व्यापक सक्रियता के साथ अपनी रचनात्मक गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। यह थी संवाद सक्रियता की प्रथम साप्ताहिक कड़ी। खबरों की आगामी कड़ी में हम पुनः जुड़ सकेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।